सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर पॉइंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के PYQs हमने देख लिए हैं। अब हम जो है हिस्ट्री के PYQs को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। These are the topics which are asked in your PYQs. Sources of history plus 6th century BC or early dynasties of Magad. क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसके सोर्सेज को डिस्क्राइब कीजिए। द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री वो डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस जो हिस्टोरियंस ने यूज़ किए हैं इंडिया के एंशियंट पास्ट को जानने के लिए, उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स यानी कि जो लिखी हुई, जो हमें टेक्स्ट मिली है, बुक्स मिली है, स्क्रिप्चर्स मिली है, प्लेज, पोएम्स, बायोग्राफी, जिसके अंदर क्या है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो लिखी हुई टेक्स्ट जिनके अंदर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, उनको बोलते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज। इंडिजिनस, जो इंडिया से ही बिलोंग करती है, जो इंडिया के लिए ही चीज़ें लिखी गई है। जीनियोलॉजी एक फैमिली ट्री या फिर एक काइंड ऑफ फैमिली ट्री जो लिस्ट है, फैमिली ट्री में जो लिस्ट बनी हो वो जो बताती हो कि जनरेशन टू जनरेशन किसने जो है थ्रोन को एस्केंडेड किया है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ द वेदास। तो 4 वेद होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ये हमें अर्ली आर्यंस के बारे में बताते हैं, यानी कि इंडो यूरोपियन पीपल जो इंडिया में आए हैं, वहाँ सोसाइटी, उनकी रिवर्स, उनके गॉड्स, सोशल कल्चर और कैटल बेस्ड इकोनॉमी। कैटल बेस्ड इकोनॉमी यानी कि उस टाइम पे जो सब कुछ होता था वो गाय ही होती थी। ये सप्त सिंधु 7 रिवर्स रीजन के बारे में बताते हैं, यानी कि जो पंजाब वाला एरिया है, और क्योंकि ये आर्यंस का होमलैंड था इंडिया के अंदर, कौन सी, यानी कि जहाँ पे रिवर्स थी वहाँ पे वो लोग जाके बसते थे। पुराण्स 18 मेजर पुराण हैं जिनके अंदर किंग्स की लिस्ट है, रॉयल लीनिएज लिस्ट, जिसके अंदर और फिर क्या चीज़ें बताते हैं हमें पुराण, किंग्स की स्टोरीज, उनकी डायनेस्टीज, उनकी टेरिटरीज के बारे में। कौन कौन से पुराण है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मदा पुराण, ये सब देते हैं लिस्ट मगध के रूलर्स की, हरियंक डायनेस्टी से और गुप्ता, यानी कि मगध के बाद हरियंक, हरियंक के बाद गुप्ता डायनेस्टी के बारे में ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एपिक्स यानी कि रामायण और महाभारत। द रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है और जो महाभारत जो वेद व्यास ने लिखी है, इनके पास इन्फॉर्मेशन है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन सोसाइटी और इंडियन किंगडम्स के बारे में। जो महाभारत है शांति पर्व, है वो हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो एपिक्स हैं ये प्रिजर्व किए गए हैं हिस्टोरिकल मेमोरीज़ की तरह, और ये इनको जो है माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क के साथ में जो है स्टोर प्रिजर्व किया गया है। बौद्धिस्ट लिटरेचर, त्रिपिटक और सुत्रपिटक, 2 लिटरेचर हैं ये। द 3 बास्केट्स पिटाकास ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, इनके अंदर क्या है, जो ये 3 पिटाकास हैं इनके अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो 6th सेंचुरी BC इंडिया थी, यानी कि स्पेशली मगध के बारे में, बिंबिसार, अजातशत्रु और 16 महाजनपद और मोस्ट इंपॉर्टेंट अशोक के बारे में। नेक्स्ट है पाली जताकास में क्या है, बुद्ध के बर्थ की स्टोरी जो डिस्क्राइब करती है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को वहाँ की। और जो महावामसा है वो डेट्स, एग्जैक्ट डेट बताती है मौर्यन किंग्स की। जैन लिटरेचर, द जैन अगामास एंड अंग, ये हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है 6th सेंचुरी BC महावीर की लाइफ की, बिंबिसार के कोर्ट की, मगध की ज्योग्राफी की। और जो कल्प सूत्र है जो भद्रबाहु ने लिखा है जैन पर्सपेक्टिव से, उसमें भी सेम ही इवेंट्स हैं। 6th है अर्थशास्त्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल टेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है स्टेट वर्क की, डिप्लोमेसी की, इकोनॉमी की, स्पाई सिस्टम की, मिलिट्री स्ट्रेटेजी की, और वहाँ उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, वो सारी चीज़ों की। सो अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा। और ये हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में प्रोवाइड करता है? मौर्यन हिस्ट्री के बारे में प्रोवाइड करता है। इसको डिस्कवर किया गया 1905 में, और इसने जो है मौर्यन गवर्नेंस की हमें अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट है संगम लिटरेचर, एंशियंट तमिल पोएम्स इन कलेक्शंस, जैसे कि ये एंशियंट तमिल पोएम है, जैसे कि पुराणनुरु, अकानानुरु, ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं साउथ इंडिया के जो किंग्स थे, चेरा, चोला, पांड्या, उनकी ट्रेड, उनकी सोसाइटी, उनकी डेली लाइफ कैसी थी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है संगम लिटरेचर। अब तक हम बात कर रहे थे जो अपर, जो यूपी वाला एरिया है, वहाँ के आसपास बिहार, मगध, ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो संगम लिटरेचर है ये हमें बिल्कुल डिफरेंट चीज़ बताता है, यानी कि जो साउथ इंडिया में चीज़ें चल रही थी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कालिदास का वर्क क्या है? द प्ले एंड पोएम ऑफ कालिदास, जैसे कि अभिजनम, शकुंतलम, मेघदूत,
रघुवंश ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गुप्ता कोर्ट के कल्चर के बारे में, उनकी ज्योग्राफी के बारे में, उनके सोशल नॉर्म्स के बारे में। ये अब तक बात चल रही थी 6th सेंचुरी की। संगम लिटरेचर हमें प्रोवाइड करता है 1st से 3rd सेंचुरी की इन्फॉर्मेशन, और कालिदास का वर्क हमें प्रोवाइड करता है 4th से 5th सेंचुरी की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो रिलेटेड है आर्कियोलॉजी से, यानी कि वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट की, बिल्डिंग्स की, कॉइन्स की और इंस्क्रिप्शंस की। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की स्टडी करने के बाद में जो है हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शंस जो परमानेंटली जो चीज़ें लिखी हुई है, रिटन है परमानेंटली किसी स्टोन के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, किसी पिलर के ऊपर, ये मोस्ट रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, और ये हमें बताता है कि जिस टाइम का वो सिक्का है उस टाइम पे कौन सा रूलर रूल करता था या उसका रिलीजन क्या था, वो ट्रेड कहाँ कहाँ तक करता था। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें कौन बताता है? न्यूमिस्मेटिक, यानी कि कॉइन्स की स्टडी करने के बाद हमें ये चीज़ें पता चलती है। एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो चीज़ें इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो छीनी और हथौड़े से खोद के पत्थरों के ऊपर लिखा गया है ना, दीज आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। कार्व यानी कि नक्काशी करके लिखा गया हो, ये नहीं कि बस ऐसे चौक से लिख दिया, नो, चौक से लिखा हुआ था कब का मिट जाता। उन्होंने पत्थरों को तोड़ के प्रॉपर्ली उनमें कार्व करके, नक्काशी करके जो है स्टोन्स पे, मेटल्स पे और बिल्डिंग्स पे लिखा है, और इन्हीं सब की स्टडी जब हम साथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शंस अशोकास का जो रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट है, जो हमें कहाँ मिला है? अफगानिस्तान, नेपाल में, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ये हमें बताते हैं अशोक की पॉलिसीज़, उसके धर्म, उनके व्यूज़ वॉर और पीस को लेके, उनके मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फिर सेकंड है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद पिलर पे जो हरिशेन ने लिखा है समुद्रगुप्त की तारीफ करते हुए। इसमें सारी की सारी मिलिट्री कैंपेन्स है जो समुद्रगुप्त ने जीते हैं, सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद पिलर में। फिर नेक्स्ट है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस ऑफ खारवेल, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ये हमें जैन किंग के अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, जो जैनियों के जो किंग थे उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन फर्स्ट। ये फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट है कॉइन्स यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन्स हमें बताते हैं नेम, फेस, टाइटल और रिलीजियन के, वो जो रूलर था वो कौन से रिलीजन को फॉलो करता था। जो गुप्ता गोल्ड कॉइन है जिसको दीनार्स बोलते हैं, ये इसके ऊपर एक कॉइन है जो दिखाता है कि जो समुद्रगुप्त है वो वीणा को प्ले कर रहे हैं, क्योंकि उनको म्यूजिक बहुत पसंद था और ही वॉज अ म्यूजिशियन किंग। जो कनिष्क की कॉइन है वो एक साइड पे उनकी बुद्धा है और दूसरी साइड पे ग्रीक गॉड है। ये दिखाते हैं कि उनकी रिलीजियस टॉलरेंस कितनी अच्छी थी। इंडो ग्रीक के जो कॉइन है उनके ऊपर ग्रीक में जो है टेक्स्ट लिखे हुए हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ब्राह्मी में लिखे हुए हैं। ये दिखाते हैं बायोलॉजिकल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। हड़प्पा ये जो सिटीज़ है मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये एडवांस अर्बन प्लानिंग को दिखाते हैं। जो अशोक के पिलर्स है ये मैसिव स्टोन्स पिलर है जो एम्पायर के अक्रॉस बने हुए हैं। सांची का जो स्तूप है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ये एक वेरी फेमस। नालंदा यूनिवर्सिटी ग्रेटेस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी है ये। अजंता एंड एलोरा की केव्स जो बुद्धिस्ट और हिंदू आर्ट पे बेस है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट है स्कल्पचर्स एंड केव पेंटिंग। स्कल्पचर्स और केव पेंटिंग में क्या आएगा? अजंता की केव बुद्धिस्ट पेंटिंग के बारे में के उस बेसिस पर बनी हुई है। एलोरा की जो केव्स है वो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों चीज़ों के बारे में है। गांधार के जो स्कल्पचर्स है ग्रीक बुद्धिस्ट, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस और थोड़ा सा बुद्धिस्ट दोनों का मिक्सचर है। मथुरा के जो स्कल्पचर्स है वो प्योरली इंडियन स्टाइल में बने हुए हैं। ये दिखाते हैं सोशल लाइफ, ड्रेस और रिलीजियस, और उस टाइम पे कितनी अच्छी आर्टिस्टिक स्किल्स थी आर्टिस्ट के पास में। ये सारी चीज़ों को हमें कौन बताता है? स्कल्पचर्स और केव पेंटिंग्स। थर्ड है फॉरेन सोर्सेज, जो इंडिया के या फिर इंडिया के लोगों के द्वारा नहीं लिखी गई है, जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आए उन्होंने हमारे लिए लिखी है। सो लिटरेरी एक लॉन्ग रिटर्न अकाउंट है किसी भी ट्रैवलर ने हमारे ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ आके वो जो ट्रैवलर की जर्नी है वो बताता है, प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है, पीपल्स को, यहाँ के जो उसने कस्टम्स देखे, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स, जो ग्रीक और रोमन अकाउंट्स है जैसे कि मैगस्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेल्यूकस के द्वारा भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और उनकी जो बुक है इंडिका, ये पाटलिपुत्र की सिटी को डिस्क्राइब करती है। इंडियन सोसाइटी 7 क्लासेस, उनकी आर्मी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में, गुप्ता के कोर्ट के बारे में हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक बुक हुज नेम इज़ इंडिका। एरियन, स्ट्रैबो, डायोडोरस, क्यूरिटियस, ये डिस्क्राइब करती है अलेक्जेंडर के इन्वेंशन को इंडिया के ऊपर डिटेल में, और पटोलेमी ये इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताती है। चाइनीज़ अकाउंट जो फाहियान ने लिखे हैं जब वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के दौरान आए थे, ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो
गुप्ता है वो इंडिया, जो गुप्ता पीरियड है इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और प्रॉस्पेरियस है। पीपल जो है वो फ्रीली, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी। क्राइम जो है यहाँ बहुत ही कम है, कोई भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नीड नहीं है। हुएन सांग ने विजिट किया था हर्ष के शासनकाल के अंतर्गत। ये डिटेल डिस्क्रिप्शंस देते हैं हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ और सिटीज़ जो यहाँ पे हुआ करती थी उनके बारे में। फिर उसके बाद में सुंग ह्यून आए, जो जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को देखा और डिस्क्राइब किया कि ब्रूटल ह्यूणा किंग मिहिरकुल ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ को जो है बिल्कुल सारे के सारे मोनेस्ट्रीज़ उन्होंने आके यहाँ पे नष्ट कर दिए हैं। अरब अकाउंट्स, एल बायरूनी जो किताबुल हिंद लिखी हुई है, जब महमूद गजनी इंडिया आए थे तब, जो प्रोवाइड करती है डिटेल इन्फॉर्मेशन इंडिया के मैथमेटिक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इंडिया के सोशल कस्टम्स और ज्योग्राफी के बारे में। कंक्लूजन क्या है कि हिस्टोरियंस ने ये सारे के सारे जो है सोर्सेज, एंशिएंट इंडिया के इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को डिटेक्टिव की तरह कंबाइन करके और डिफरेंट क्लू से कंबाइन करके हिस्ट्री को लिखा है। एक पॉइंट हमें बताता है किंग्स के नेम के बारे में, इंस्क्रिप्शन उसकी अचीवमेंट के बारे में, और फॉरेन अकाउंट डिस्क्राइब करता है कि उसकी जो कैपिटल थी, जो उसका शासनकाल था, वो किस तरीके का था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताती है उनके कैरेक्टर के बारे में, और ये सारी की सारी चीज़ें को ज्वाइन करके हम बना देते हैं अपनी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। 3 टाइप्स के लिटरेरी सोर्सेज हैं, कौन कौन से? वेद, पुराण, अर्थशास्त्र और बुद्धिस्ट या फिर जैनियों के टेक्स्ट, इन लिटरेरी सोर्सेज में ये आते हैं। फिर सेकंड टाइप है आर्कियोलॉजिकल, जिसके अंदर क्या आएंगे? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और मॉन्यूमेंट्स। फिर फॉरेन अकाउंट्स के अंदर आएंगे किस किस की बुक्स? मैगस्थनीज की, फाहियान की और हुएन सांग की। कोई भी सिंगल सोर्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, सारे सोर्सेज को मिला के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट है नदर्न इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इंडिया में 16 किंगडम हुए उस टाइम पे। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ब्रिलियंट फिलोसफर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द बिगिनिंग ऑफ मगध। और अभी जो है यहाँ पे शासनकाल किसका शुरू हो गया? मगध का डोमिनेंस होना शुरू हो गया। साइमल्टेनियसली बुद्ध, महावीर, सोक्रेट्स भी ऑल डिफरेंट पार्ट में जो है होने लगे। महाजनपद यानी कि ग्रेट जन, यानी कि पीपल, ग्रेट किंगडम ऑफ द पीपल। महाजनपद का मतलब ग्रेट किंगडम ऑफ द पीपल। रिपब्लिक एक ऐसा स्टेट जहाँ पे जो सारी की सारी पावर हो वो हेरिडिटी किंग के हाथ में ना हो, कि किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में हो। और एक है कि यानी कि वो किंगडम जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल के द्वारा चलाया जाता हो, मोनार्की और रिपब्लिक के बीच में। संघ वो असेंबली, वो गवर्निंग बॉडी रिपब्लिक किंगडम के अंदर एंशिएंट इंडिया में जो होती थी। 16 महाजनपद की कंप्लीट लिस्ट अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट था अंगुत्तर निकाय, उसमें बताया गया है कि देयर आर 16 महाजनपद। 6th सेंचुरी बीसी में 16 महाजनपद हुए नॉर्थ इंडिया में। और कौन कौन से थे वे? अंग, आज का बिहार और वेस्ट बंगाल, जिसको कनकॉर्ड किया था बिम्बिसार ने, और मगध को मिला था सी यानी कि समुद्र का एसेस। फिर मगध जिसकी कैपिटल थी राजगृहा, उसके बाद में हो गई पाटलिपुत्र। ये मोस्ट पावरफुल था, इवेंचुअली इसने बाद में सबको कनकॉर्ड कर लिया। फिर थर्ड है काशी, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी, ईस्ट यूपी। ये ग्रेट था, मतलब ट्रेड इसका बहुत अच्छा था, लर्निंग सेंटर जो है बहुत अच्छा था इसका। इवेंचुअली इसको बाद में कोशाला ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। कोशाला की कैपिटल थी श्रावस्ती, पावरफुल राइवल था ये मगध का। बुद्ध ने जो है बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली, ये फेमस रिपब्लिक था लिच्छवियों की यहाँ पे क्लेन थी। पॉसिबली वर्ल्ड का ये फर्स्ट रिपब्लिक था। फर्स्ट रिपब्लिक किंगडम कौन सा था? वज्जी। नेक्स्ट है मल्ल, जिसकी कैपिटल थी कुशीनारा और पावा। और बुद्ध डाए हुए थे कुशीनारा में और महावीर डाए हुए थे पावा के अंदर। फिर नेक्स्ट है चेदी, जिसकी कैपिटल है शुक्तिमती, जो आज का बुंदेलखंड और एमपी और यूपी है। वत्स, जिसकी कैपिटल थी कौशंबी बाई, इलाहाबाद वाला एरिया यूपी में जो है, जिसके किंग थे उदयन, और इनके पास ग्रेट कमर्शियल सेंटर था और यहाँ पे बुद्ध ने विजिट भी किया था। नेक्स्ट है कुरु, जिसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, आज का दिल्ली और मेरठ। महाभारत की ये टेरिटरी थी और ये 6th सेंचुरी में जो है डिक्लाइन हो गई। पांचाल, इसकी कैपिटल थी अहिच्छत्र और कंपालिया, जो एंशियंट वैदिक टेरिटरी थी, जो आज का बरेली एरिया है वो वाला। मत्स्य, जिसकी कैपिटल थी विराटनगर और ये महाभारत का विराट किंगडम था। शूरसेना, जिसकी कैपिटल थी मथुरा। कृष्ण का ये होमलैंड था, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज, यानी कि यहाँ पे लोग जो है अक्सर जाया करते थे और ये काफ़ी अच्छा ट्रेड सेंटर भी था। अशाका, जिसकी कैपिटल थी पोटाना, गोदावरी जो वाला जो एरिया है वहाँ पे, आंध्र प्रदेश वाला। लेकिन ओनली महाजनपद था ये साउथ वाले एरिया का, जो विंध्य माउंटेन्स के पास में थे, यानी कि सिंगल महाजनपद। अवंती, जिसकी कैपिटल थी उज्जैन, और मगध का ये ग्रेटेस्ट राइवल था, बाद में इसको कनकोर किया नंदों ने। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला एरिया है।
यहाँ पे ग्रेट यूनिवर्सिटी थी, लर्निंग सेंटर था और क्रॉस रोड थी एशिया की। कंबोज जिसकी कैपिटल थी राजपुरा, और ये हॉर्सेस और फायरस वॉरियर के नाम से जाना जाता था। अब इतने सारे 16 में से सिर्फ एक का ही नाम हम बार बार क्यों पढ़ते हैं? वाई मगध रोज इनटू पावर? सो व्हाट इज द रीजन? जियोग्राफिकल। फर्स्ट जो चीज़ है वो है जियोग्राफिकल एरियाज का, क्योंकि ये सराउंडेड था, इसके पास बहुत सारे नेचुरल डिफेंस थे। रिवर गंगा इसके पास, रिवर सोन, रिवर चंबल, 3 तो नदियाँ इसके पास में। फॉरेस्ट इसको प्रोवाइड करते थे एलिफेंट। जो लोकेशन थी गंगा वैली की, ये जो इनकी लोकेशन थी वो थी गंगा वैली के जंक्शन के पास में, जो पूरा का पूरा इनको कंट्रोल देते थे ट्रेड के ऊपर, यानी कि व्यापार करने के लिए इनको पूरा का पूरा जो है क्या देते थे? कंट्रोल। सेकंड है आयरन मिनरल वेल्थ। जो हिल्स थी झारखंड और बिहार की जो मगध के पास ही थी, वो लोहे के अंदर उसमें बहुत ज़्यादा जो है रिच था वो आयरन और में। बेस्ट आयरन, बेस्ट वेपन और बेस्ट एग्रीकल्चर टूल। इससे जो है आर्मी भी स्ट्रांग हो गई और मोस्ट प्रोडक्टिव फार्म्स, और ऐसे ही बन गया ये वेल्दीएस्ट किंगडम अमंग ऑल दी 16 महाजनपद। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड एम्बिशियस रूलर। बिंबिसार की डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस, अजात शत्रु मिलिट्री में जीनियस, महापद्म नंदन की रूथलेसनेस, और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का स्ट्रेटेजिक विजन। हर एक जो इस पे राजा हुआ मगध के पास में, मगध का जो हर एक राजा हुआ उसके पास अलग बिल्कुल अपनी नेचुरल स्ट्रेटेजी, ब्रिलियंट सारे के सारे राजा। तो इस वजह से ये भी एक हम रीज़न मान सकते हैं कि मगध ही क्यों अमंग ऑफ दी 16 महाजनपद मगध ही क्यों राइज किया। नेक्स्ट फोर्थ है मिलिट्री इनोवेशन। अजात शत्रु ने इन्वेंट किए नए सीज वेपन्स, ब्लेड, चैरियट और कैटापुल्ट। जो नंदास है उसने बिल्ड की लार्जेस्ट आर्मी एंशियंट वर्ल्ड की। कॉन्स्टेंट मिलिट्री इनोवेशंस के चलते मगध जो है हमेशा आगे रहा। ट्रेड वेल्थ, मगध ने सेट किया ट्रेड रूट्स गंगा वैली का, और वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया कि ट्रेड करोगे तो मैं टैक्स लूँगा। जो ये वेल्थ थी इसने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारा फंड जो है इकट्ठा हो गया इस टैक्स की वजह से। नेक्स्ट है रिलीजियस सपोर्ट। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही मगध के आसपास ही जो है बॉन्ड हुए। ये इन रिलीजन्स ने जो है ओल्ड जो ब्राह्मणिकल जो एस्टेब्लिशमेंट था उनको चैलेंज किया, और मगध के जो किंग्स थे उनको एक नया आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दिया, यानी कि जो पुराने ब्राह्मणिकल जो चीज़ें चली हुई आ रही थी उनको चैलेंज किया, और जो मगध के राजा थे उन्होंने भी सोचा कि हाँ यार कहे तो सही रहे हैं, दे आर राइट। तो इस तरीके से उनकी सोच में जो है थोड़ा सा बदलाव आया। नेक्स्ट है हरियंक डायनेस्टी, राइज ऑफ मगध, और बिंबिसार और अजात शत्रु को जो है डिस्कस कीजिए। सो हरियंक डायनेस्टी फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी थी मगध की, जिसने इसको डोमिनेंट बनाया एंशिएंट इंडिया में। बिंबिसार इसके फाउंडर रहे, और जो इसकी कैपिटल थी वो थी राजगृहा, जिसका मीनिंग था हाउस ऑफ किंग। बिंबिसार फाउंडर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस, एक पॉलिटिकल फ्रेंडशिप क्रिएट की दो रॉयल फैमिलीज़ के बीच में मैरिज को अरेंज करके। दूसरी डिप्लोमेटिक थे, ये स्किलफुल थे ये लोगों के और गवर्नमेंट के साथ में डील करने में, बिना किसी लड़ाई बिना किसी झगड़े में। पैरिसाइड, उन्होंने पैरिसाइड यानी कि पितृहंता थे कि इन्होंने अपने जो है बाप को मार के गद्दी को हासिल किया था। फैमिली, उनका जो फैमिली नेम था वो था शेनिया, उनको श्रेखा भी कहते हैं जैनियों के टेक्स्ट में। 3 स्ट्रेटेजिक मैरिज की उन्होंने। पहली तो की महाकोशाला देवी से, जो प्रिंसेस थी कोशाला राज्य की, उससे उन्हें मिला एक गाँव डोरी के अंदर, जिसने अलायंस बना दिया मगध के वेस्टर्न राइवल के साथ में। फिर दूसरी शादी की उसने चेलाना के साथ में, जो डॉटर थी लिच्छवियों के चीफ चिटाका की, जो पावरफुल रिपब्लिक था लिच्छवियों का जो किंगडम था। इसने नॉर्थ राइवल के साथ में एक अलायंस क्रिएट कर दिया। और थर्ड मैरिज की उन्होंने खेमा के साथ में, जो मद्रा की प्रिंसेस थी, जो आज का मॉडर्न पंजाब है। इसने नॉर्थ वेस्ट के साथ में उनका अलायंस जो है क्रिएट कर दिया। पहला काम इन्होंने किया शादी करना। दूसरा काम किया कंक्वेस्ट ऑफ अंग। जो बिंबिसार थे, दिस वॉज बिंबिसार्स की मिलिट्री अचीवमेंट। जो अंग है, जो आज का बंगाल बिहार वाला बॉर्डर का एरिया है, जिसकी कैपिटल थी चंपा, उन्होंने मगध को एसेस दे दिया सी रूट्स और साउथ ईस्ट इंडिया का। और जो एलिफेंट सप्लाई थी बंगाल के फॉरेस्ट से, और जो रिच एग्रीकल्चरल लैंड थी, जो गंगा के पास में जो लैंड थी वो वाली, और ट्रेड कनेक्शंस भी उनको उन्होंने जैसे ही अंग पे उन्होंने कब्जा किया तो उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली? ट्रेड रूट्स, एलिफेंट की सप्लाई बंगाल फॉरेस्ट से, बढ़िया एग्रीकल्चर करने के लिए लैंड मिल गई क्योंकि गंगा के डेल्टा के पास में थी वो, और ट्रेड कनेक्शन मिल गई। ये कंक्वेस्ट जो है मल्टीप्लाई, इस कंक्वेस्ट से जो मगध की जो वेल्थ थी वो एनॉर्मसली मल्टीप्लाई हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा? क्रिएट अ रिमार्केबल एफिशिएंट सिस्टम। अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो उनका सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट था।
उन्होंने अपॉइंट किए ग्रामिक्स यानी कि विलेज हेडमेंस, नागरिक्स सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और शासन परिषद यानी कि मिनिस्ट्रिकल काउंसिल। वो खुद जुडिशियल टूर्स पे जाया करते थे ताकि वो लोगों की कंप्लेन को सुन पाए, पता कर पाए कि क्या चल रहा है मेरे राज्य में। फिर उनके रिलेशंस कैसे थे बुद्ध और महावीर के साथ में। बिंबिसार गौतम बुद्ध से मिले उनके एनलाइटमेंट से पहले और वो बहुत खुश हुए। उसके बाद में उन्होंने ऑफर किया बुद्ध को एक किंगडम, जो इसको बुद्ध ने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि किंगडम तो उनके पास भी था ना, वो काफ़ी अच्छा किंगडम था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको वो छोड़ के आए थे एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए। तो जो ये ऑफर था बिंबिसार का, ये गौतम बुद्ध ने ठुकरा दिया। आफ्टर बुद्ध और बुद्ध के एनलाइटमेंट के बाद में बिंबिसार उनके ग्रेटेस्ट फॉलोवर बन गए। उन्होंने वेलुआ गार्डन को बुद्ध संघ के लिए जो है डोनेट कर दिया और वो महावीर से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मिले। डेथ कैसे हुई? क्योंकि उनके सन अजात शत्रु ने उनको किलाबंदी, उनको इम्प्रीजन यानी कि जेल में डाल दिया और उनको मार दिया। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स कहते हैं कि वो उनको स्टार्व किया गया यानी कि भूखा मारा गया, इस वजह से उनकी डेथ हुई। और कुछ कहते हैं कि अजात शत्रु ने उनका मर्डर कर दिया, इस वजह से उनकी डेथ हुई। नेक्स्ट है अजात शत्रु। ही हुज एनिमी विल नॉट बी बॉर्न। नेम मीनिंग अजात शत्रु यानी कि वन हुज एनिमी हैज़ नॉट येट बीन बॉर्न, इम्प्लाइंग कि वो अनकन्क्वेरेबल थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। पैरासाइड, उन्होंने वो भी पितृहंता ही थे, उन्होंने खुद के फादर को मारा और गद्दी को जो है हासिल कर लिया। ये शॉकिंग एक्ट था जो वाइडली कंडेम हुआ। इसकी टेरिबल बिगनिंग के बावजूद उन्होंने वो मगध के ग्रेटेस्ट रूलर बने। नए वेपन्स को लेकर मिलिट्री इनोवेशन में क्या किया उन्होंने? शीलाकांत का एक जायंट स्टोन हर्लिंग कैटापुल्ट, जैसे कि एंशियंट कैनोन होता था उस तरीके से, जो थ्रो किया जा सके मैसिव बॉर्डर्स के ऊपर, जो जो एनिमी के जो फोर्ट थे यानी कि जो एनिमीज के जो महल थे उन पर फेंक के मारो और सही उनका बॉर्डर तोड़ दो। रथ मूसल एक व्हील्ड व्हीकल था जो फिट था ब्लेड के साथ में, जो एक लॉन मॉवर के तरीके से काम करता था ताकि जो एनिमी सोल्जर है उसको मोड डाउन किया जा सके, नीचे लाया जा सके। ये दोनों इन्वेंशन ने, ये जो दो इन्वेंशन हुई नई नई वेपन्स की, इसने मगध को जो है हद से ज़्यादा मिलिट्री एडवांटेज जो है प्रोवाइड की। 16 ईयर वॉर अगेंस्ट वैशाली। जो लिच्छवी रिपब्लिक थे वो मगध के पावरफुल राइवल थे क्योंकि, और वो प्रोटेक्ट किए जाते थे गंगा रिवर और उसकी खुद की मिलिट्री के द्वारा। लेकिन उस नए वेपन्स को यूज़ करके और क्लेवर स्पाई रख के उन्होंने अजात शत्रु ने जो है फाइनली वैशाली को कनकोड कर लिया 16 सालों के बाद में। नेक्स्ट है वॉर अगेंस्ट कोशाला। बिंबिसार को मारने के बाद जो कोशाला के फादर इन लॉ थे उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी क्योंकि उनके खुद के सिस्टर के हस्बैंड को जो है मारा गया। अजात शत्रु ने कोशाला को हराया और वाराणसी को एनेक्स कर लिया। रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या रहा? बोथ लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा अजात शत्रु के टाइम पे ही मरे थे। सो उन्होंने पर्सनली, जब बुद्धा डाई कर रहे थे तो वो कुशीनारा गए और बुद्धा के फाइनल डेथ के बाद में अजात शत्रु ने वहाँ पे एक स्तूप बनवाया राजगृह के अंदर बुद्ध के लिए, और उन्होंने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की कहाँ पे? राजगृह पे, जहाँ पे मोंक्स जो है गैदर हुए और बुद्धास की टीचिंग को उन्होंने लिखना शुरू किया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस इवेंट है बुद्धा के डेथ के बाद में। फोर्टिफाइड पाटलिपुत्र। जो फोर्टिफिकेशंस थी पाटलिपुत्र की यानी कि जो आज मॉडर्न पटना है, उसकी उन्होंने चारों तरफ से जो है घेराबंदी टाइप करा दी और वो बना ग्रेटेस्ट एशिया का सिटी। सो इस तरीके से। और हमेशा याद रखिए कि क्या लिखना है पेपर में। हरियंक डायनेस्टी में बिंबिसार ने 3 शादियाँ की, अंग को कन्क्वेस्ट किया और बुद्ध से मिले। अजात शत्रु ने 16 ईयर वैशाली की वॉर को जीता और पहली बौद्ध संगीति यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को कराया। उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और उसके सन के साथ में। ओवरथ्रो कर दिए गए शिशुनाग के मिनिस्टर के साथ में। ये आगे की स्टोरी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।